कहानी की शुरुआत हांगकांग के एक बिजी पोर्ट से होती है, जहां क्रेन्स कंटेनर्स को शिप्स पर लोड कर रही थी और अब यहां से ये कंटेनर्स टाइट सिक्योरिटी में अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे थे। और इन्हीं कंटेनर्स में से एक के अंदर पैसों के ढेर के साथ इवान मार्केज नाम का एक आदमी भी मौजूद था। कुछ सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो कंटेनर से बाहर आ गया। असल में ये कंटेनर स्पेन से हांगकांग $1.5 मिलियन के साथ शिप किया गया था और नोटों की गिनती होने के बाद इवान को कुरियर के तौर पर 3% का कमीशन मिलने वाला था, जो होगा लगभग 380 करोड़ रुपए। कुछ साल पहले हम इवान को एक बड़े होटल के सामने फरारी में आते हुए देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ वैले पार्किंग का काम करता था। इसके बाद इवान बारिश में भीगता हुआ वापस अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी माँ को अपनी आज की कमाई दिखाई। उसकी माँ पैसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन साथ ही उसने कहा कि अपने पिता के साथ भी थोड़ा समय बिता लिया कर, वो तुझे बहुत याद करते हैं। इवान एक मिडिल क्लास परिवार का नौजवान था जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता था। एक वक्त था जब इवान अपने पिता को अपना हीरो मानता था और वो कभी भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब वो अपने पिता के साथ एक शादी का बैंकेट हॉल खोलने के लिए लोन मांगने गया था। उनका बिजनेस शुरुआत में तो काफी अच्छा चला और उनका परिवार खूब नोट छाप रहा था, लेकिन फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से उसके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और तब उसने ठान लिया कि वो कभी गरीबी में नहीं जिएगा। रिसेशन के बाद इवान के पिता अक्सर टीवी के सामने शिकायत करते रहते। इसके चलते इवान को उनसे चिढ़ होने लगी। कुछ करना धरना है नहीं, सारा दिन बस सरकार को गाली देनी है। इसी दौरान इवान वैले का काम करने लगा, लेकिन वो हमेशा किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता। अपने पिता से बिल्कुल उल्टा, वो सिस्टम से चिपक कर रहने में विश्वास नहीं रखता था। खैर एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, जिसमें वो एक बेकार से फ्लैट को खरीद के उसको बढ़िया बना के बेचने वाला था। लेकिन उसके दोस्तों को इस आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी और साथ ही उनके पास लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जिस पर इवान ने कहा कि तो क्या हो गया, बैंक से लोन ले लेंगे। पर उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लग गए। अपनी वैले की नौकरी पर इवान और उसके दोस्त ने मिस्टर लैरिस नाम के एक आदमी को देखा, जो कि मौजूदा सरकार में एक मंत्री था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज्यादा नशे में था। इवान ने सामने से उस आदमी को घर छोड़ने का ऑफर दिया, जिसके लिए वो आदमी तुरंत ही तैयार हो गया। इवान उस आदमी के ब्रीफकेस को खोलने के लिए बेताब था और खुशकिस्मती से उसे इस चीज के लिए काफी टाइम भी मिला। उस ब्रीफकेस के अंदर पैसों का ढेर देखकर वो हैरान रह गया और उसने तुरंत ही कुछ नोट निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसके घर पहुंचे तो इवान सीधा उस औरत से मिला जिसके लिए वो पॉलिटिशियन काम करता था। इवान का मानना था कि वो इस नशेड़ी से बेहतर काम कर सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे उनका बिजनेस जो मर्जी हो। उसने ये भी बताया कि पॉलिटिशियन पीठ पीछे उनसे चोरी कर रहा था। पैसे तो उसने निकाल ही लिए थे, तो उसकी बात सच निकली। साथ ही मैरी को इवान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा और फिर उसने इवान को डिलीवरी के लिए 10,000 यूरोज ऑफर किए, जिसे इवान खुशी खुशी पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन इवान ने फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को घोड़ा डिलीवर किया, जिसने अपनी बेटी लेटिसिया के बर्थडे के लिए उसे खरीदा था। सवाल करने पर इवान ने उसे बताया कि ये उसकी मैरी के लिए पहली डिलीवरी है। बातचीत के दौरान पता चला कि फ्रांसिस्को और इवान दोनों एक ही शहर से हैं। उसे फ्रांसिस्को की कहानी पता चली कि कैसे वो एक मामूली सी फोटोकॉपी शॉप में काम करता था, फिर धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों से हाथ मिलाकर वो आज यहाँ तक पहुँच गया है। अब इवान को फ्रांसिस्को से मैरी के लिए कैश का ब्रीफकेस डिलीवर करना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रास्ते में इवान को पुलिस ने रोक लिया और कुछ ही पलों में पुलिस को ब्रीफकेस में भरा कैश भी मिल गया। अपने आप को बचाने के लिए इवान ने झूठ कह दिया कि अभी अभी मैं घर बेच के आ रहा हूँ, ये पैसा उससे मिला है मुझे। लेकिन पुलिस वालों ने उसके इस झूठ को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया और गुस्से में उन्होंने उसका सर गाड़ी पर दे मारा। अपने आप को मुसीबत में देखकर इवान ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, फोन करूँ क्या उसे, मिलाऊं क्या कॉल। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। असल में ये पुलिस वाले मैरी के लिए ही काम करते थे और ये सब उसकी ही प्लानिंग थी ताकि वो इवान की वफादारी को परख सके। डिलीवरी हो जाने के बाद इवान को उसके पैसों के साथ साथ बोनस भी मिला ताकि वो कुछ नए कपड़े खरीद ले। समय बीतता रहा और अब मैरी और इवान एक दूसरे के करीब आ गए थे। अगले दिन इवान की मुलाकात मैरी के पति फ्रांसिस से हुई, जो एक बहुत बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था और साथ ही उनका फॉरेन करेंसी ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस था। उस दिन इवान का काम एक बेल्जियन कुरियर का था। इवान अपनी कुरियर की नौकरी से बहुत खुश था। वो बढ़िया पैसे कमा रहा था और साथ ही महंगी गाड़ियां चलाता। फ्रांसिस्को, जिसे लोग पाको के नाम से भी जानते थे, अपने बहुत ही अमीर क्लाइंट्स के काले पैसे को साफ करने का काम करता था और इसमें फ्रांसिस और मैरी उसकी मदद करते थे। वो इवान को कैश से भरे हुए ब्रीफकेसेस देता था जो उसे बेल्जियम पहुंचाने होते थे। एक दिन इवान लेटिशिया से बात कर रहा था जब उसे पाको ने देख लिया। पाको इस बात से खुश नहीं हुआ और उसने इवान को लेटिशिया से दूर रहने को कहा। कुछ दिनों बाद इवान मैरी से एक रेस्टोरेंट में मिला
जहां उसने बताया कि बेल्जियम में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे शहर जनीवा में नया पार्टनर ढूंढ लिया है। पर तभी उन दोनों की नजर एक अजीब से कपल पर पड़ी, जिन्हें देखकर इवान कहने लगा कि इस फुद्दू ने कैसे पटा ली है लड़की। जिस पर मैरी ने जवाब दिया कि इसके ब्रीफकेस में जो है ना, उससे सब कुछ हो सकता है। इवान अभी भी मैरी के साथ बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि अभी वो इस पूरे खेल के बारे में और सीखना चाहता है। इसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात मिस्टर स्टूल से हुई। वो भी मैरी का एक बिजनेस पार्टनर था, जिसने काले पैसे को साफ करने का बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ था, और वो भी इसके लिए 3% ही कमीशन लेता था। कुछ देर बाद अपनी माँ से बात करते हुए इवान ने उसी आदमी को टीवी पर देखा जिसकी वो सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी। टीवी पर इवान ने उसकी पत्नी को भी देखा और वो समझ गया कि रेस्टोरेंट वाली लड़की से इसका अफेयर चल रहा है। इवान शांति से उसके वापस आने का इंतजार करता है ताकि उसके कमरे में कैमरास इंस्टॉल करके उसे ब्लैकमेल कर सके। उस आदमी का नाम लुइस था और इवान ने उसके कमरे में घुसने के लिए एक क्लीनर को थोड़े पैसे भी दिए, लेकिन बदकिस्मती से रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर यानिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पर असल में तो यानिक भी उतना ही हरामी था, उसको सिर्फ इवान के मुनाफे का एक हिस्सा चाहिए था। जिसके बाद यानिक ने खुद कैमरा इंस्टॉल किए। इसके बाद जो वीडियो एविडेंस उन्हें मिला वो लुइस को ब्लैकमेल करने के लिए काफी था। इवान को पूरा भरोसा हो गया कि यानिक उसका एक बहुत बढ़िया पार्टनर बन सकता है, क्योंकि ताकतवर होने के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत तेज था। काम खत्म होने के बाद उन दोनों ने मस्त पार्टी करते हुए रात बिताई। इसके बाद इवान ने मैरी से मिलकर उसे बताया कि काफी समय से उसकी माँ उससे मिलने की जिद कर रही है। मैरी ने तुरंत ही कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले ले, क्योंकि उसके मुताबिक परिवार सबसे जरूरी है। साथ ही उसने इवान को एक घड़ी भी तोहफे में दी, क्योंकि उसका मानना था कि एक इंसान की घड़ी और जूते उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद इवान और यानिक लुइस से मिलने पहुंचे। उन्होंने उसे फुटेज दिखाकर कहा कि या तो पुलिस से बात करके अपनी इमेज खराब कर ले या फिर हमारे साथ मिलके काम कर ले। वो स्पेन से स्विट्जरलैंड तक पैसे ले जाना चाहते थे और साथ ही वो लुइस के शहर में भी एक ब्रांच खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लुइस की जरूरत तो थी। शुरुआत में तो लुइस थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन मजबूरन उसे उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। इसके बाद उनकी लुइस से डील हुई कि वीडियो डिलीट करने के बदले में वो उन्हें सारे मेन बंदों से मिलवाएगा। शुरुआत में इवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस की एक स्पेशल यूनिट इस इवेंट पर नजर रखे हुए थी, और यहीं से हेड इंस्पेक्टर रॉय को इवान के बारे में पहली बार पता चला। जल्द ही लुइस के सपोर्ट और बैकिंग के साथ इवान बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा और उनका बिजनेस कैसे काम करता है समझता चला गया। साथ ही लुइस ने इवान को अपना खास बताते हुए उन लोगों में उसका भरोसा भी बनवा दिया। इसके बाद इवान मैरी से मिला और उसे अपने नए बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन मैरी को सिर्फ एक बात की चिंता थी कि फ्रांसिस्को उसकी इस हरकत से खुश नहीं होगा। उसे नहीं अच्छा लगेगा कि दो नए लड़के उसके क्लाइंट्स छीन रहे हैं, क्योंकि अगर इवान और यानिक उनका काला पैसा साफ नहीं करेंगे तो फ्रांसिस्को करता। लेकिन इवान का मानना था कि इस धंधे में सबके लिए काफी पैसा है, और साथ ही उसने वादा किया कि वो फ्रांसिस्को के क्लाइंट नहीं खींचेगा। रात साथ बिताने के बाद इवान मैरी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन मैरी ने कहा कि वो क्रिसमस अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहती है। जब इवान अपने परिवार से मिलने मैड्रिड आया तो वो बहुत सारे तोहफे लेके आया उनके लिए, लेकिन उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो 1% उसके काम के बारे में नहीं जानते थे। वो लगातार इवान से उसके काम के बारे में पूछने लगे। इवान ने ऐसे ही कह दिया कि कुछ बड़े लोगों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ मैं, लेकिन उनकी ये बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई। अपने पिता से लड़ाई करने के बाद इवान अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, और अब वो पुराने फ्लैट्स को खरीद कर नया बना के बेचने का काम ही कर रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने इवान का ही बिजनेस आइडिया चुरा लिया था, जैसा कि इवान ने उन्हें सालों पहले करने को कहा था। समय बीतता गया, पैसे आते गए और इवान का बिजनेस फलता फूलता रहा। ऐसे ही एक मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात फ्रांसिस्को और लेटिसिया से हुई। फ्रांसिस्को इस बात से नाराज था कि इवान उसके क्लाइंट्स को अपनी तरफ कर रहा है, और उसने इस बारे में इवान को चेतावनी भी दी। लेकिन जब उसके बाद भी इवान नहीं माना तो फ्रांसिस्को ने अपने कुछ आदमियों को इवान और यानिक को सबक सिखाने के लिए भेजा। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि उसके इलाके में बिजनेस करने का उन्हें कोई हक नहीं है। इस हादसे के बाद भागने की बजाय इवान ने फ्रांसिस्को का सामना करने का फैसला किया, और उसने उसे यकीन दिलाया कि वो फ्रांसिस्को की क्लाइंट्स को नहीं छेड़ेगा। साथ ही उसने फ्रांसिस्को को कहा कि सर देखो, मैं आपके एरिया में काम कर रहा हूँ ना, आप प्रॉफिट का 30% ले लो। उसकी ये बातें सुनकर फ्रांसिस्को बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस दौरान इवान ने बहुत पैसे कमाए, और इसी के चलते उसमें कुछ ज्यादा ही गुरूर आ गया था। और जब मैरी ने उसके बदलते बर्ताव के बारे में कुछ कहा तो वो गुस्सा हो गया। उसका मानना था कि जो सबसे ज्यादा पैसे लेके आ रहा है उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। खैर, मैरी ने उसे ये भी बताया कि उसके पति को फ्रांसिस्को पर चल रही इन्वेस्टिगेशन के बारे में खबर मिली है,
और इसीलिए उसने इवान को इस सब से दूर रहने को कहा। लेकिन इवान ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपना बिजनेस और बढ़ाने का प्लान बनाया। कुछ समय बाद इवान की नजर एक पार्टी के बाहर खड़े अंडरकवर पुलिस वालों पर पड़ी और उसने उनके पास जाकर कहा कि अपने बॉस के पास ले चलो। वो पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां इवान की मुलाकात इंस्पेक्टर मैनुअल रॉय से हुई, जो उस समय इंक्वायरी का इंचार्ज था। इवान ने कहा कि मैं पुलिस की मदद करने को पूरी तरह तैयार हूँ और मेरा बॉस है फ्रांसिस्को, मैं तो सारे पैसे उसी को देता हूँ, उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन इसके बदले में उसने अपने लिए पूरी सेफ्टी और प्रोटेक्शन की मांग की और उसने अपने प्रॉफिट का 30% फ्रांसिस्को को देने का वादा भी इसीलिए किया था ताकि वो बाद में उसे फंसवा सके। लेकिन अब उसे एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिससे ये साबित हो जाए कि उसने पुलिस को फ्रांसिस्को के बारे में नहीं बताया, और इसीलिए वो लेटिसिया को पेरिस ले गया, जहां एक हफ्ते के लिए उसने लेटिसिया की हर एक डिमांड पूरी की। वो लेटिसिया के साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा था कि किसी को उस पर शक ना हो और वो कह सके कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था, मुझे क्या पता। खैर, कुछ दिन बाद जब लेटिसिया ने टीवी पर अपने पिता के जेल जाने के बारे में सुना तो वो तुरंत ही मैड्रिड वापस जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इवान ही उसके पिता की गिरफ्तारी का जिम्मेदार है। लेकिन जब इवान शहर में वापस आया तो लेटिसिया ने उसे अजनबी लड़कियों के साथ सोते हुए पकड़ लिया, जिससे वो समझ गई कि इवान ने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। फ्रांसिस्को के जेल जाने के बाद इवान ने सबको कहा कि जब तक वो छूट कर नहीं आता तब तक उसके क्लाइंट मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन मैरी और उसके पति फ्रांसिस को ये सही नहीं लगा, क्योंकि पुलिस के पास फ्रांसिस्को के क्लाइंट्स की जानकारी होगी और उनका काम करने के चक्कर में वो फंस सकता है। इवान ने उनकी बात मान ली और अभी के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया। उसने अपने सारे बचे हुए पैसे मैड्रिड में पार्टी करते हुए उड़ा दिए और जब पैसे खत्म हो गए तो इवान अपने घर वापस आ गया, जहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके पिता गुजर गए थे और उसकी मां को अब मदद की सख्त जरूरत थी। अपने घर लौटने के बाद भी वो नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचता रहा और आखिरकार उसे चाइनीज माफिया के बारे में पता चला। इवान ने लुइस से याओ मिंग के बारे में जानकारी ली। मिंग यहाँ से लोगों का काला पैसा चाइना तक पहुंचाता था, लेकिन वो पुराने घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते और अक्सर पकड़े भी जाते। इसके बाद इवान मैरी से मिलने के लिए पहुंचा और उससे याओ मिंग के साथ डील करने के बारे में बातें करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अब स्विट्जरलैंड में पैसा ले जाना या वहां से निकालना इम्पॉसिबल सा हो गया था। ऊपर से उनके क्लाइंट कैश में पैसा मांगते थे। इवान के पास इसके लिए एक सॉल्यूशन था। उसने कहा कि स्विट्जरलैंड में फंसे हुए पैसों को याओ के चाइनीज अकाउंट में भेज देते हैं और बदले में याओ हमें स्पेन में कैश दे देगा। दोनों ही पार्टियों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। इधर मैरी और इवान अपनी नई डील की खुशियां मना ही रहे थे कि तभी फ्रांसिस्को अचानक उनकी टेबल पर पहुंच गया। लेटिसिया को धोखा देने के बाद फ्रांसिस्को को पता चल गया था कि इवान ने ही उसके खिलाफ पुलिस को खबर दी थी और उसने जज को पैसे खिला के अपना केस डिसमिस करवा लिया और अब वो किसी भी हाल में इवान से बदला लेना चाहता था। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि उनके लिए काम करने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्विस बैंक अकाउंट्स की लिस्ट लीक कर दी है, जिसके बाद स्टूल और फ्रांसिस बचे हुए पैसे लेकर भाग गए थे। अब इवान और मैरी तुरंत समझ गए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि उनके तो ज्यादातर क्लाइंट उस लिस्ट में थे। अब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से उनके चाइनीज क्लाइंट के कुछ आदमियों ने आकर उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन दोनों को याओ मिंग के पास ले जाया गया, जो कि खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में था क्योंकि पुलिस उसका भी पीछा कर रही थी। मिंग को लग रहा था कि इवान ने उसके बारे में पुलिस को बताया है और इसी चक्कर में वो इवान और मैरी दोनों को मारना चाहता था। जैसे ही याओ इवान पर गोली चलाने ही वाला था तभी इवान ने जल्दी से एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक उसने याओ से वादा किया कि वो खुद उसके पैसे को मंजिल तक पहुंचा के आएगा। उसने याओ को भरोसा दिलाया कि वो कैश से भरे कंटेनर में खुद छुपकर स्पेन से हांगकांग तक याओ के सारे पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये प्लान रिस्की जरूर था, लेकिन इकलौता ऐसा प्लान था जिसमें इवान जिंदा बच सकता था। साथ ही अगर इवान हांगकांग पहुंच गया तो याओ को ये डर नहीं होगा कि वो पुलिस से बात कर सकता है। प्लान के मुताबिक इवान बिल्कुल सही सलामत हांगकांग पहुंच गया और अब 3% मिलेंगे ये सोचकर वो बहुत खुश था। लेकिन अचानक से पुलिस वालों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे वापस स्पेन भेज दिया गया और अब वो जानता था कि उसके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है कि उसे एक अच्छा लॉयर मिल जाए जो उसकी सजा कम करवा दे, क्योंकि सजा होनी तो पक्की है। लेकिन उसके वकील ने उसे बताया कि कम से कम 15 साल की जेल तो पक्की है भाई तुझे, जिस वजह से इवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं था। इसके बाद इवान को पता चला कि असल में मैरी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को उसके बारे में बताया था, जिस वजह से उसे हांगकांग में पकड़ लिया गया।
इवान समझ सकता था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया और अगर शायद मैं भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। बाद में याओ मिंग भी पुलिस के हाथ लग गया। आखिर में इवान जेल जाने वाला होता है, जहां उसे आखिरकार अपने पिता की बात सही लगती है और एक इंटरव्यू में वो कबूल करता है कि पैसे लोगों के सर चढ़ जाते हैं और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।